प्यारे दोस्तों, बहुत-बहुत स्वागत है आपका अपने चैनल यूजीसी नेट साहित्य दर्पण में। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप जानते हैं कि हम एनटी नेट की तैयारी हिंदी विषय से इस चैनल के माध्यम से कर रहे हैं और आपने मुझे इतना प्यार दिया उसके लिए आप सभी को तहे दिल से हार्दिक शुभकामनाएँ देना चाहती हूँ और तहे दिल से धन्यवाद भी ज्ञापित करना चाहती हूँ। आज मैं प्रश्नोत्तरी लाई हूँ जो अभी 13 दिसंबर को हमारा एग्ज़ाम हुआ है, 13 नवंबर को हमारा एग्ज़ाम हुआ है। तो ये सेकंड शिफ्ट का पेपर है। जिसको मैं लेकर आई हूँ और मैं कोशिश ये कर रही हूँ कि मैं उसके चारों ऑप्शनों को सॉल्व करूँ ताकि आपके लिए आगामी एग्ज़ाम जो हो तो उसके लिए काफ़ी सहूलियत मिल सके। तो ज़्यादा आपका टाइम वेस्ट ना करते हुए चलिए चलते हैं प्रश्नोत्तरी की ओर। हमारा आज का पहला प्रश्न दिया गया है कि निर्मल वर्मा की कहानियों की दुनिया है। हमें बताना है कि निर्मल वर्मा की कहानियों की दुनिया है। तो इसमें 4 ऑप्शन फ्रेंड्स दिए गए हैं और हमें इसका राइट आंसर चूज़ करना है। तो मैं बता दूँ इसका जो करेक्ट ऑप्शन है फ्रेंड्स 2 सही है, 2 नंबर ए और बी सही है यानी इसका हताश और आत्मपरक नायकों की कहानियाँ इनके कहानियों में देखने को मिलता है। और दूसरी बात है कि अकेलेपन और अलगाव का वर्णन भी इनकी कहानियों में देखने के लिए मिलता है। जैसा कि आपको पता है कि जो इनकी परिंदे कहानी थी निर्मल वर्मा की जिसमें हमने देखा है कि अकेलेपन और अलगाव का वर्णन हमें वहाँ देखने के लिए मिला है। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो 2 नंबर सही है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा जो अगला प्रश्न फ्रेंड्स दिया गया है, अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन-सी जयशंकर प्रसाद की कविताएँ हैं? तो हमें बताना है कि कौन-सी हैं जो जयशंकर प्रसाद की कविताओं की पंक्तियाँ हैं। तो इसका भी करेक्ट ऑप्शन 2 ही सही है यानी बी और सी राइट आंसर है। बी और सी इसका जो है राइट आंसर है। बी है मधुप गुनगुना कर कह जाता कौन कहानी यह अपनी, फिर है मेरी आँखों की पुतली में तू बनकर प्राण समा जा रे। ये दोनों राइट आंसर हैं। ओके फ्रेंड्स, मैं आपको ये भी बताती चलूँगी कि कौन से प्रश्न हैं या कौन से प्रश्न किस लेसन से आए हैं और किस लेसन से कितने-कितने प्रश्न आए हैं। तो इसके बाद जो मैं अगली वीडियो लेकर आऊँगी तो मैं उसमें आपको आपके जो सारे डाउट हैं वो क्लियर करूँगी। अगला प्रश्न हमारा दिया गया है कि नारी का आकर्षण पुरुष को पुरुष बनाता है, तो उसका आकर्षण उसे गौतम बुद्ध बना देता है। ये संवाद हमें बताना है कि किस नाटक से है। बता दूँ ये रिपीट प्रश्न है, कई बार फ्रेंड्स ये रिपीट हो चुका है और मैं आपको एक बात से अवगत करवा दूँ कि हमारे एनटीए यूजीसी नेट का जो प्रश्न पत्र हम देखते हैं हिंदी विषय का, फ्रेंड्स उसमें काफ़ी सारे प्रश्न हैं जो रिपीट होते हैं, ठीक है? काफ़ी सारे प्रश्न हैं, रिपीट हुए हैं यानी उनके तरीके बदल दिए गए हैं। तो मैं बता दूँ 45 प्रश्न ऐसे हैं जो रिपीट होते हैं तरीके चेंज होते हैं उनके और जो 65 प्रश्न ऐसे हैं जो कि न्यू हमारे लिए होते हैं, ठीक है? तो बता दूँ कि इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो लहरों का राजहंस है और बताना चाहूँगी फ्रेंड्स कि जो लहरों का ये जो अभी स पहली बात तो मैं आपको ये बता दूँ कि जो सारे नाटक हैं, ये सारे चारों नाटक ऐतिहासिक ऐतिहासिक नाटक की श्रेणी में आते हैं और इसमें आपको पता है ध्रुव सामनी जो है किसका है जयशंकर प्रसाद जी का है। 1933 इसका प्रकाशन वर्ष है। स्कंदगुप्त का प्रकाशन वर्ष 1928 है, ये भी प्रसाद जी का ही है। लेकिन ये जो नाटक हैं लहरों के राजहंस और आषाढ़ का एक दिन, तो ये किसके नाटक हैं मोहन राकेश जी के हैं। और लहरों के राजहंस का प्रकाशन वर्ष बता दूँ तो 63 है और आषाढ़ का एक दिन जो है 1958 में प्रकाशित हुआ था। ओके, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है दिया गया है कि विद्यालयी परिसर के जीवन पर आधारित उपन्यास है, हमें बताना है। बता दूँ ये भी फ्रेंड्स रिपीट क्वेश्चन है। अभी जो जो बैक एग्ज़ाम हुआ था 2019 में दिसंबर में एग्ज़ाम हुआ है 5 दिसंबर को। तो बता दूँ यही प्रश्न था, वहाँ प्रश्न दिया गया था कि विदेशी पृष्ठभूमि पर आधारित उपन्यास नहीं है, हमें ये बताना था। तो यही दोनों थे, परिशिष्ट और चक्रव्यूह थे। यहाँ देखिए प्रश्न का तरीका कैसे बदला गया है। यहाँ कह रहा है कि विश्वविद्यालयीन परिसर के जीवन पर आधारित उपन्यास हमें बताना है, तो यही दोनों है, परिशिष्ट है और चक्रव्यूह है। तो हम देखते हैं कि हमारा ए और बी कहाँ सही है, तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है फ्रेंड्स हमारा 4 नंबर सही है। ए और बी हमारे राइट आंसर हैं। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न दिया गया है कि स्थापना और तर्क दिया गया है। बता दूँ फ्रेंड्स ये जो प्रश्न है अभी एनटीए के जो प्रश्न करने के जो तरीके एनटीए ने चेंज किए हैं, ये तरीका फ्रेंड्स मुझे बहुत पसंद आया और बहुत ही अच्छा लगा क्योंकि जो पहले 2011 के पहले 2018 के पहले जो एग्ज़ाम होते थे तो काफ़ी उलझन भरे प्रश्न होते थे। मतलब बहुत सारे क्रमानुसार आ जाते थे लगाने के लिए। काफ़ी सारे प्रकाशन वर्ष के फिर स्थापना और तर्क वाले 20-20, 25-25 क्वेश्चन लेकिन एनटीए ने अभी इतना अच्छा चेंज किया है
कि हम जो कहते हैं कि एग्ज़ाम हम नहीं कर पाएँगे, हम उसको क्लियर नहीं कर पा रहे हैं, तो मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लगता है कि आप क्या कमी रह जाती है कि आप उसको क्लियर नहीं कर पाते। लेकिन अभी हम जो यदि प्रीवियस ईयर प्रश्नों को भी फ्रेंड्स हम पढ़ें, उनके चारों ऑप्शनों को हम पढ़ें, तो बहुत ईज़ी है हमारे लिए एग्ज़ाम को क्वालीफ़ाई करना। तो हम देखते हैं इसका जो करेक्ट ऑप्शन है, तो मैं बताना चाहूँगी फ्रेंड्स, इसका करेक्ट ऑप्शन 1 सही है, यानी दोनों सही हैं। स्थापना दिया गया है कि शास्त्रीय विधानों में लोकात्मकता का स्पष्ट झुकाव है। फिर हमारा तर्क दिया गया है कि इसलिए अभिनय के धर्मीगत स्वभाव के अनुकूल लोक धर्मी और नाट्य धर्मी भेदों का शास्त्रीय विधान हुआ है, यानी दोनों सही हैं। ठीक है? चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न दिया गया है कि निम्नलिखित में से स्त्री विमर्श पर आधारित उपन्यास हमें बताने बताने हैं कि कौन है जो स्त्री विमर्श पर आधारित उपन्यास है। आपको पता है कि ए, ये हमारा न्यू पैटर्न पर आधारित जो भी एग्ज़ाम हुआ है, तो ये भी कई बार यहाँ से प्रश्न बनते ही हैं। और बता दूँ कि इकाई इकाई 2 से प्रश्न लगे हुए हैं और फ्रेंड्स बता दूँ कि आपके लिए इकाई 2 पढ़ना बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ठीक है? इकाई 2 को आप इतना ईज़िली मत लीजिए, उस पर आप ज़्यादा फ़ोकस करिएगा। चलते हैं सॉरी इसका आंसर मैं आपको बता दूँ, इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो 3 नंबर सही है। 3 नंबर बी और डी सही है, जो स्त्री विमर्श पर आधारित उपन्यास है। तो हम देख लेते हैं बी नंबर कौन है? बी ह हमारा एक ज़मीन अपनी। और मैं बताना चाहूँगी फ्रेंड्स कि एक ज़मीन अपनी जो है वो चित्रा मुद्गल का उपन्यास है, जो कि 1990 में प्रकाशित हुआ। फिर आता है डी नंबर जो है मुझे चाँद चाहिए। तो मुझे चाँद चाहिए का प्रकाशन वर्ष सॉरी ये सुरेंद्र वर्मा का है। और बता दूँ कि सुरेंद्र वर्मा जी को मुझे चाँद चाहिए के लिए 1996 में साहित्य अकादमी पुरस्कार से भी नवाज़ा गया था, ठीक है? मुझे चाँद चाहिए के लिए, जो कि सुरेंद्र वर्मा का है, हमने ये भी देख लिया। ये किसका है? चित्रा मुद्गल जी का है। अब हम बात करते हैं, हमने इसका राइट आंसर चूज़ कर लिया। अब हम बात करते हैं इसके 2 और ऑप्शन हैं। एक बचा है हमारा समय सरगम और एक बचा है एक चिथड़ा सुख। तो बताना चाहूँगी फ्रेंड्स, जो समय सरगम है वो कृष्णा शोभती का उपन्यास है। ये 2000 में प्रकाशित हुआ है और ये 21 भाग 21 भाग खंड सर्ग जो भी आप कहें में ये विभाजित है। और एक बात कहना चाहूँगी, जो समय सरगम है तो इसमें इसके जो मुख्य पात्र हैं वो अरण्या और ईशा नामक 2 पात्रों पर ये आधारित है। अब बात करती हूँ एक चिथड़ा सुख की। तो यह किसका है? निर्मल वर्मा का ये निर्मल वर्मा का उपन्यास है और 1979 में यह प्रकाशित हुआ है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा दिया गया है कि माता-पिता के संबंध विच्छेद से प्रभावित बालक के त्रस्त जीवन की कथा पर आधारित उपन्यास है, हमें ये बताना है। ये भी बहुत ईज़ी प्रश्न था हमारे लिए। ये भी पुराने प्रश्न पत्रों से में आया हुआ था प्रश्न फ्रेंड्स। तो इसका राइट आंसर बता दूँ, आपका बंटी है। और आपको बताना है फ्रेंड्स कि आपका बंटी उपन्यास किसका है, ठीक है? आपको ये बताना है कि आपका बंटी उपन्यास किसका है। अब मैं थोड़ा-सा आपको ये बता दूँ कि एक इंच मुस्कान किसका है, ठीक है? एक इंच मुस्कान जो है 1963 में प्रकाशित हुआ था। और इसके जो उपन्यासकार हैं वो राजेंद्र यादव हैं। और इन्होंने बता दूँ फ्रेंड्स, तो अपनी पत्नी मन्नू भंडारी के सहलेखन से इस उपन्यास को पूर्ण किया था। आगे आता है अनगूंज। तो अनगूंज जो है वो सुनीता जैन का उपन्यास है। फिर आता है बेघर। तो बेघर की बात करूँ तो ये ममता कालिया का है और 1971 में प्रकाशित हुआ है। अब थोड़ा-सा मैं आपको एक बात और बता दूँ कि ये जो अनगूंज है, तो फ्रेंड्स अनगूंज जो है वो सुनीता जैन का उपन्यास तो है ही, साथ में इसका विषय वस्तु मैं बता दूँ, तो दहेज प्रथा के कारण नारी जीवन की व्यथा का चित्रण इस उपन्यास में दिखाया गया है। एक बात और कहना चाहूँगी, यदि आप इस तरह पढ़ाई करते हैं, प्रश्न के चारों ऑप्शनों को आप ऐसे बेझिझक उनके आंसर आप ढूँढ लेते हैं, अब आपके स्मृति पटल पर रहता है, तो मैं बता दूँ आपको, एग्ज़ाम को क्वालीफ़ाई करने में कोई रोक नहीं सकता। अगला प्रश्न आता है हमारा, हरिकृष्ण प्रेमी के नाटकों के मुख्य स्वर हमें बताने हैं कि इनके नाटकों के मुख्य स्वर क्या हैं? तो इसका राइट आंसर बता दूँ, 2 नंबर सही है, केवल बी और सी सही हैं। प्रखर राष्ट्रीय चेतना युक्त ऐतिहासिकता का वर्णन इनके नाटकों में देखने के लिए मिलता है। और दूसरा है जो मिलता है, सांप्रदायिक सौहार्द की मूल्य चेतना भी देखने के लिए मिलता है। तो फ्रेंड्स मैं ये बता दूँ कि ये हरिकृष्ण प्रेमी जो है वो ऐतिहासिक नाटक इन्होंने ज़्यादा लिखा है। ऐतिहासिक नाटक की श्रेणी में आते हैं। और यदि ये बताऊँ तो ये चतुर्थ उत्थान नाटक का जो चतुर्थ उत्थान है, प्रसादोत्तर नाटक कालीन की श्रेणी में आते हैं हरिकृष्ण प्रेमी जी। ठीक है? चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आता है कि
अभिजात वर्गीय परिवार की कठोर अनुशासनबद्धता को के जुल्म और विद्रोह तथा मशीनी जिंदगी से मुक्ति का चित्रण निम्नलिखित में से किस नाटक की विषय वस्तु है? मैं चाहती हूँ कि मैं कम समय में आपको ज़्यादा प्रश्न उपलब्ध कराऊँ, इसलिए मैं प्रश्नों को थोड़ा जल्दी में पढ़ रही हूँ, ताकि कम प्रश्न में मैं आपको ज़्यादा प्रश्न सॉल्व करवा स ओह सॉरी कम समय में ज़्यादा प्रश्न मैं सॉल्व करवा सकूँ, है ना? तो चलते हैं इस प्रश्न का आंसर देख लेते हैं। इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो फ्रेंड्स बता दूँ, अ 3 नंबर सही है, अंजू दीदी है और आपको बताना है कि अंजू दीदी नाटक मैं बता देती हूँ उपेंद्रनाथ अस्क जी का है। अब आपको मुझे ये बताना है फ्रेंड्स कि कैद किसका नाटक है और उड़ान किसका नाटक है, ठीक है? अब मैं अलग-अलग रास्ते की बात करूँ तो ये नाटक उपेंद्रनाथ अस्क जी का नाटक ये भी है, अलग-अलग रास्ते भी। अब आप प्लीज़ मुझे बताइएगा कैद और उड़ान किसका नाटक है? ओके? चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न दिया गया है कि हिंदी की लोक नाट्य शैलियों को प्रादेशिक प्रदेशों के साथ जोड़िए। ये भी पुराने प्रश्न पत्रों पर आधारित प्रश्न है, क्योंकि ये जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो भी न्यू पैटर्न के अकॉर्डिंग हुआ है, वहाँ भी फ्रेंड्स ये प्रश्न पूछा गया था। तो इसका मैं आपको राइट आंसर बताना चाहूँगी फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर एक ही सही है, ठीक है? आप मैं उम्मीद करूँगी कि आप मिलान करने की कोशिश करेंगे, ठीक है? आप यही उम्मीद करती हूँ, आप मिला लीजिएगा फ्रेंड्स, ठीक है? आप मिला लीजिएगा या तो हम देख लेते हैं क्या कि जो हमारा 1 नंबर है, ए का हमारा चौथा है, ए का हमारा जाता है चौथा नंबर पर हरियाणा है। नौटंकी की बात करूँ तो ये नौटंकी कहाँ है? उत्तर प्रदेश में खेला जाता है। माच की बात करूँ तो माच मालवा का है, ठीक है? और नाचा की बात करूँ तो नाचा छत्तीसगढ़ का है, यानी ए नंबर हमारा जो है राइट आंसर है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन-सा शब्द फारसी का है? तो यहाँ में थोड़ा-सा मुझे भी डाउट हो रहा था, कुछ प्रश्न एनटीए ने हटाए हैं, तो इसका तो एनटीए ने जो उत्तर दिया है उसने दाग माना है फ्रेंड्स, पर अभी मैं थोड़ी-सी डाउट में हूँ। दाग एनटीए ने माना है इसका 1 नंबर राइट आंसर। अब आप मुझे बताइएगा कि क्या हो सकता है? और मैं आपको एक तरीका भी बता दूँ कि इन प्रश्नों के लिए मैं एक तरीका लाऊँगी जहाँ आप सॉल्व कर पाएँगे कि कौन-सा प्रश्न फ़ारसी का है, कौन-सा अरबी का है, कौन-सा उर्दू का, कौन-सा हिंदी अंग्रेजी का, ओके? तो उम्मीद करती हूँ कि आप मुझे बताएँगे कि इसमें से क्या ये राइट आंसर है? एनटीए ने माना है ये इसी आंसर को। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित निबंध संग्रहों को उनके लेखकों के साथ में सम्मिलित करना है, तो मैं बता दूँ कि इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो 1 नंबर सही है। यानी पहले का हम देखते हैं, ए का हमारा चौथा नंबर जाएगा, आस्था और सौंदर्य किसका है? तो रामविलास शर्मा का है। और ये सभी बता दूँ फ्रेंड्स आलोचना विधा की रचनाएँ हैं और आलोचना विधा करना हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, ठीक है? और मैं आपको ये बता दूँ कि आलोचना विधा में आपके लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक कौन है? तो कौन है? मार्क्सवादी आलोचक। जो मार्क्सवादी आलोचक हैं, उन्हें आपने ज़रूर पढ़ना है। ओके, तो चलते हैं, देख लेते हैं। ए का हम जाएँगे 4 नंबर पे, रामविलास शर्मा जी हैं। आगे आता है अनुसंधान और आलोचना, तो हम बात करते हैं, बी का हम जाएँगे 3 नंबर पे। नगेंद्र जी हैं। आचरण की सभ्यता हम जानते ही हैं कि अध्यापक पूर्ण सिंह का है, बचता है वाद-विवाद संवाद, तो ये नामवर सिंह जी का है। यानी ए नंबर हमारा राइट है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, अगला प्रश्न है निम्नलिखित दलित आत्मकथाओं को प्रकाशन वर्ष की दृष्टि से सही अनुक्रम में हमें व्यवस्थित करना है। ये भी हमारा रिपीट प्रश्न है, यानी प्रीवियस ईयर प्रश्नों में ये कई बार आ चुका है। तो हम इसका राइट आंसर देख लेते हैं, ए नंबर हमारा सही है। पहले आता है हमारा डी नंबर, यानी अपने-अपने पिंजरे आता है। तो अपने-अपने पिंजरे की बात करूँ तो मोहनदास नैमिष राय का है, ठीक है? मोहनदास नैमिष राय जी का है, 1995 में प्रकाशित हुआ है और इसके 2 भाग हैं। फिर आता है हमारा ए नंबर, जूठन आता है, तो जूठन का वर्ष बता दूँ फ्रेंड्स, ओम प्रकाश वाल्मीकि जी का है और 1997 में ये जूठन प्रकाशित हुआ है। फिर आता है हमारा मुर्धैया, तो मुर्धैया तुलसीराम का है जो कि 2010 में ये प्रकाशित हुआ है और बता दूँ इसके भी 2 भाग हैं। इसका जो दूसरा भाग है मणिकर्णिका है जो कि 2013 में प्रकाशित हुआ था। फिर आता है एट लास्ट में बी नंबर हमारा शिकंजे का दर्द। तो शिकंजे का दर्द की बात करूँ तो ये सुशीला टाक भोरे जी का है जो कि 2011 में प्रकाशित हुआ है। तो हमने देख लिया हमारा ए नंबर जो है वो करेक्ट ऑप्शन है। आगे चलते हैं, हम नेक्स्ट देखते हैं। बता दूं फ्रेंड्स कि ये जो प्रश्न लिया गया है वो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का हिंदी का साहित्य से लिया गया है, तो आपके लिए हिंदी साहित्य का इतिहास भी पढ़ना काफी इंपॉर्टेंट है। इसका प्रश्न है कि आचार्य शुक्ल के अनुसार अमीर खुसरो के विषय में निम्नलिखित में से कौन सी बातें सही हैं, और ये भी रिपीट प्रश्न है, ठीक है? ये भी रिपीट प्रश्न ही है, तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो ए सही है कि कबीर की अपेक्षा खुसरो का ध्यान बोलचाल की भाषा की ओर अधिक था।
दूसरा है खुसरो का लक्ष्य जनता का मनोरंजन था। फिर तीसरा है कि खुसरो के समय में बोलचाल की स्वाभाविक भाषा घिस कर बहुत कुछ उसी रूप में आ गई थी जिस रूप में खुसरो में मिलती है। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा दिया गया है कि प्रकाशन वर्ष की दृष्टि से हमें बताना है कि निम्नलिखित कविता संग्रहों का सही अनुक्रम बताना है। इसका जो करेक्ट ऑप्शन है 2 नंबर सही है। यानी पहले डी हम देखते हैं, पहले इत्तेलियम आता है। तो इत्तेलियम का प्रकाशन वर्ष 1946 में हुआ है, ठीक है। फिर आता है फ्रेंड्स कितनी नावों में कितनी बार, ये 1967 में प्रकाशित हुआ, ठीक है, 1967 में प्रकाशित हुआ है। फिर आता है सी नंबर, पहले मैं सन्नाटा बुनता हूँ, जो कि 1973 में प्रकाशित हुआ है। और फिर आता है नदी की बाँक पर छाया, जो कि 1981 में प्रकाशित हुआ है, ओके। 1981 में प्रकाशित हुआ है और ये सभी रचनाएँ आपको मुझे बतानी हैं कि ये किसकी है, किस रचनाकार की रचनाएँ हैं या किस कवि की रचनाएँ हैं, ओके। प्रश्न नंबर 15 को प्लीज़ आप मुझे बताइएगा। आगे चलते हैं, अगला प्रश्न दिया गया है गोदान उपन्यास का होरी राम अवध प्रांत के किस गाँव का रहने वाला किसान था? तो इसका करेक्ट ऑप्शन बता दूँ, ए नंबर सही है, बेलारी गाँव का। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न दिया गया है कि लक्ष्मी दासीन है निम्नलिखित में से किस उपन्यास की पात्र है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन मैला आंचल है। मैला आंचल फ्रेंड्स हमारे पाठ्यक्रम में उपन्यास में लगा हुआ है, उपन्यास इकाई 6 में लगा हुआ है। तो जो मैला आंचल है इसका प्रकाशन वर्ष 1954 है। आगे आता है परती परिकथा, इसका प्रकाशन वर्ष 1957 है। जुलूस की बात करूँ तो इसका प्रकाशन वर्ष 1965 है और फिर आता है कितने चौराहे, तो कितने चौराहे की बात करूँ तो 1966 में प्रकाशित हुआ है। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न दिया गया है हमारे समाज में मानवीय गुणों की पहचान बढ़ने वाली है। कुल और जाति का अहंकार विदा हो रहा है। आगे मनुष्य केवल उसी पद का अधिकारी होगा जो उसके बाद अपने सामर्थ्य में सूचित होता है, उस पद का नहीं जो उसके माता-पिता या वंश की देन है। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन बता दूँ रसमर्थी से लिया गया है और रसमर्थी फ्रेंड्स इम्पोर्टेंट बहुत इम्पोर्टेंट है, ये दिनकर जी की रचना है और आपको बताना है कि ये इसका जो वर्ण ये मतलब किस काव्य खंड के अंतर्गत आता है? खंड काव्य है, महाकाव्य है, मुक्तक है, क्या किस किस विधा की रचना मानी गई है? कैसे विधा की रचना मानी गई? तो प्लीज़ आप मुझे बताइएगा, ठीक है? और बता दूँ कि ये बताना मेरे लिए इम्पोर्टेंट है, बट मैं जानती हूँ कि आप ये भी जानते हैं कि प्रिय प्रवास किसकी रचना है, इसका प्रकाशन वर्ष, भारतवासी किसकी रचना है, इसका प्रकाशन वर्ष और कुरुक्षेत्र किसकी रचना है, इसका प्रकाशन वर्ष। ये फ्रेंड्स आपको बिल्कुल अपने ज़हन में रखना होगा। यदि आप नेट को बिल्कुल सीरियसली लेकर चल रहे हैं और आप चाहते हैं कि आपको दोबारा फिर से फॉर्म फिल अप ना करना पड़े, जो भी अभी मार्च-अप्रैल में एग्ज़ाम होने का ऐसा मतलब मिल रहा है, सुनने में आ रहा है कि मार्च तक एग्ज़ाम होंगे, तो आप मार्च के एग्ज़ाम को बड़े अच्छे तरीके से क्वालीफ़ाई कर पाएँ और अच्छे मार्क्स के साथ, ठीक है? अच्छे नंबरों के साथ। ओके, आगे चलते हैं, अगला प्रश्न हमारा दिया गया है कि नई कहानी आग्रहों की कहानी नहीं है, प्रवृत्तियों की हो सकती है या उसका मूल स्रोत है। जीवन का यथार्थ बोध है और इस यथार्थ को लेकर चलने वाला वह विराट मध्य और निम्न मध्य वर्ग है जो अपनी जीवन शक्ति से आज के दुर्दांत संकट को जाने अनजाने झेल रहा है। तो बताना है कि उपयुक्त कथन किस लेखक की नई समीक्षा के संदर्भ में कहा गया है। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है 4 नंबर सही है, कमलेश्वर जी ने नई समीक्षा की कहानी के संदर्भ में कहा है ये। फिर अगला प्रश्न हम देख लेते हैं। अगला प्रश्न दिया गया है कि राग दरबारी उपन्यास के हमें पात्र बताने हैं, तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है बता दूँ इसका 2 नंबर सही है। मास्टर मोतीराम और बाबू रामाधीन इसके पात्र हैं राग दरबारी के और राग दरबार जो उपन्यास है श्री लाल शुक्ल जी का है जो कि 1968 में प्रकाशित हुआ था। ठीक है फ्रेंड्स, तो आज फ्रेंड्स बता दूं मैं 20 प्रश्न ही लेकर आई हूँ। उम्मीद करती हूँ आपके लिए ये प्रश्न बहुत आपके एग्जाम आगामी एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप मुझे बताइएगा कि क्या मैं ये फ्रेंड्स बता दूं ये मेरा ही प्रश्न पत्र है और मैं बता दूँ कि क्या इसका जो प्रथम प्रश्न पत्र है वो भी मैं आपको सॉल्व करवाऊँगी, तो प्लीज़ मुझे कमेंट कीजिएगा और यदि आपको वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिएगा। वीडियो के साथ बने रहने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद।